स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए हम लोगों ने हाइड्रोप्लेन क्या होता है वहां तक का, हाइड्रोप्लेन कैसे एलपीटी से कनेक्ट हो रहा है वो हमें देखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सी बन रहा है। मैं अभी आपको लास्ट बताया था ये तीन, अगर आप इधर देखो सी एक्स ग्रेटर है, सी एक्स इक्वल है, सी एक्स लेस है, तीनों कंडीशन आ गई। हमारे तीन ही इक्वलिटी होती है, लेस होती है, ग्रेटर होती है या इक्वल होती है, ये तीन होते हैं। ये तीनों के तीनों की क्या बन गए हाइड्रोप्लेन। इसको कहते हैं हम ओपन हाफ स्पेस। इसको 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 और इसको लेस को ग्रेटर, इक्वल को नहीं, इक्वल तो इसको चला गया हाइड्रोप्लेन में, इक्वल तो क्या चला गया हाइड्रोप्लेन में, बचता कौन है लेस और ग्रेटर। तो लेस और ग्रेटर चले गए ओपन हाफ स्पेस में। तो हम कहेंगे कि x1 एंड x3 आर कॉल्ड ओपन हाफ स्पेस। बात समझ आ गई। तो कैसे ये हाइड्रोप्लेन से कनेक्ट हुआ और कैसे ये ओपन हाफ स्पेस बना और टोटल मिलाकर के क्या बन गया हमारे पास में कंप्लीट, है ना। तो ये हमारे पास में एलपी का पूरा कंसेप्ट होगा। इसके बाद हमारे पास में आता है लाइन। अब हम ये भी पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हम अगला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्वेक्स, है ना। उसके पहले हम पढ़ते लाइन। लाइन हमको बताए क्या होती है, किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली, है ना। कोई भी एक अपन ड्रॉ करते हैं तो क्या बनता है लाइन बनता है ना। अब अगर मेरे पास एक्स कोई पॉइंट हो गए तो x1 और x2 से बनने वाली लाइन होगी x, इसकी इक्वेशन की होती है लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ये फिक्स याद रखनी है आपको, क्या लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x, ये याद रखना। जहां पर लैम्डा किसमें बिलोंग करेगा रियल नंबर। जब भी कोई दो वेरिएबल से अगर कोई एक नया x3 रिप्रेजेंट हो रहा है वेक्टर, तो ये बनने वाली इक्वेशन क्या कहलाती है लाइन की इक्वेशन कहलाती है। अब इसी से कनेक्ट होता है लाइन सेगमेंट। क्या कनेक्ट होता है, मेरे को ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन है और यही लाइन सेगमेंट है। तो फर्क क्या है, फर्क क्या है, जब तुम लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो आप यहाँ पर कंडीशन दोगे लैम्डा बिलोंग्स टू आप रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, बट इन द केस ऑफ लाइन सेगमेंट लैम्डा शुड बी लाइज बिटवीन 0 to 1 ओनली। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर जाए, 0 के बराबर और 1 के बराबर और उसके अलावा बीच में, तो इसका मतलब वो लाइन क्या बन जाती है, लाइन सेगमेंट बन जाता है। अदरवाइज वो क्या रह जाती है, लाइन। क्लियर। इसी के कंसेप्ट में आता है फिर कॉन्वेक्स सेट। क्या होता है कॉन्वेक्स सेट, ऐसा सेट जिसमें बनने वाला लाइन सेगमेंट पूरी तरीके से उस सेट में बिलोंग कर जाए। फिर मैं बोल रहा हूं ऐसा सेट जिसमें बनने वाला या ड्रॉ किया जाने वाला लाइन सेगमेंट पूरा पूरा उस सेट में बिलोंग कर जाए, तो वो सेट क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है सर्कल का और ये लाइन सेगमेंट पूरा क्लोज के अंदर है या नहीं, कंप्लीट है इसके अंदर, तो ये क्या बना आपके पास में लाइन सेगमेंट पर। ठीक है। और अगर हम इसके अंदर बात करते हैं कि ये एक आपके पास में कर्व है ये वाला, ठीक है, और इस कर्व के अंदर अगर मैंने ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वाला लाइन सेगमेंट, तो अब आप देखो इस लाइन सेगमेंट में ये चीज बाहर जाएगी ना, इस वाले लाइन सेगमेंट में ये चीज बाहर जाएगी, तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स सेट कब होगा, जब पूरा लाइन सेगमेंट पूरा पूरा सेट के अंदर बिलोंग कर जाए, बाहर कुछ भी ना मिले, इट इज कॉन्वेक्स सेट। अगर बाहर मिल गया कॉन्वेक्स सेट नहीं। डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन कॉन्वेक्स सेट। आपको डेफिनेशन बुक में बता रखी है, वैसी वैसे लिखी है। कोई भी दो पॉइंट में मिलाने वाला लाइन सेगमेंट अगर पूरा पूरा सेट में बिलोंग कर जाता है, इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट। नहीं करता है नॉन कॉन्वेक्स सेट। एग्जांपल जरूर दोगे, ऐसे में 5 डायग्राम बनाए हुए, कम से कम 2 बनाना, एक जो रिप्रेजेंट करे कॉन्वेक्स है, एक जो रिप्रेजेंट करे कॉन्वेक्स नहीं। क्लियर है। तो कॉन्वेक्स सेट लाइन सेगमेंट, ठीक है, क्लियर है। इस पर हम एक दो थ्योरम्स करते हैं। अब कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब बच्चा क्या सोचता है, इसको मालूम पड़ा है, एक क्वेश्चन पूछा था राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ या 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स सेट। अब अलग से लिखने के लिए ये प्रॉपर्टी है, तो स्टेटमेंट है एवरी हाइपरप्लेन इज ए। अब देखो मजे की बात, टोटल एलिमेंट क्या बोला, पूरा का पूरा एलिमेंट हाइपरप्लेन है। अब सारा का सारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स सेट। कहां से चालू हुए, एक दो वेरिएबल्स, कहां गए कॉन्वेक्स सेट। लीनियर कॉम्बिनेशन से शुरू किया था, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की खत्म कर दी। आई बात सर।
तो हमारे पास एक पहली प्रॉपर्टी, एवरी हाइपरप्लेन इज कॉन्वेक्स सेट। प्रूव करते हैं। हाइपरप्लेन क्या होता है? Cx इक्वल्स टू जेड, ये आपके पास में हाइपरप्लेन होता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच इक्वल्स टू एच एक्स सच दैट Cx इक्वल्स टू जेड। तो आपके पास में ये आपके पास क्या कहलाएगा? हाइपरप्लेन कहलाएगा, ठीक है। अब आपने क्या कहा? एक कोई पॉइंट है x1 जो किसमें बिलोंग कर रहा है? एच में। तो इससे क्या बनेगा? Cx1 इक्वल्स टू जेड। एक पॉइंट है x2, इससे क्या बनेगा? Cx2 इक्वल्स टू जेड। x3 be any point joining लाइन सेगमेंट, क्योंकि कॉन्वेक्स सेट का मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो हमने x3 एक ऐसा पॉइंट दिया जो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराता हो, तो बनेगा क्या? लाइन सेगमेंट। x3 इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया था डेफिनेशन याद रखना, लैम्डा x1 1 माइनस लैम्डा x2। अब मैंने दोनों साइड c ऑपरेट कर दिया, Cx3 c ऑफ दिस, इधर c को मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा Cx1, इधर c को मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम देखो बेटा, इस Cx1 को क्या लिख सकता हूं? जेड। इस Cx2 को जेड। तो लैम्डा जेड 1 माइनस लैम्डा जेड क्या बनेगा? जेड। तो Cx3 भी किसके इक्वल आ गया? हम कह रहे हैं अगर x1 x2 हाइपरप्लेन में बिलोंग करते हैं तो Cx1 जेड होना चाहिए, Cx2 जेड होना चाहिए। हमारा टारगेट था क्या? S3 हाइपरप्लेन है तो हम Cx3 भी क्या होना चाहिए? जेड होना है। इसका मतलब एवरी हाइपरप्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट। क्लियर है? तो हर हाइपरप्लेन कॉन्वेक्स सेट होगा। अब एक और ऐसा ही सेम है फिजिबल सॉल्यूशन के लिए, कि फिजिबल सॉल्यूशन का जो सेट होता है वो कॉन्वेक्स सेट होता है ना? थ्योरम है, मैंने कराई हुई है। फिजिबल सॉल्यूशन का जो सेट होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स सेट होता है। अब मेरी बात सुनो, अब अगर बच्चा ये बोले फिजिबल सॉल्यूशन का सेट कॉन्वेक्स सेट होता है, तुम्हारे दिमाग में आ जाए फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? जो कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करे, ये दोनों। ये अगर आपने बता दिया कि ये मतलब इसमें बिलोंग कर रहा है कॉन्वेक्स सेट में, तो मतलब कॉन्वेक्स सेट है। सेम ये थ्योरम है, जहां जहां पर तुमने सी लिखा है ना वहां तुम लिखो पहले ऐसे x1 बिलोंग्स टू x, Cx1 इक्वल्स टू जेड, ये क्या लिखोगे? Ax1 इक्वल्स टू b। x2 बिलोंग्स टू x, ये क्या लिखोगे? Cx2 इक्वल्स टू जेड, ये Ax2 इक्वल्स टू b, क्योंकि हमारे को इस पर बात करनी है। अब यहाँ पर x3 नया पॉइंट लिखोगे सेम, जहां तुमने c से ऑपरेट किया है वहां a से ऑपरेट करना। यहाँ Ax3 आएगा, यहाँ पर b आएगा, क्योंकि ये क्या बनेगा? b, ये क्या बनेगा? b, क्योंकि ये दोनों b भी है, तो यहाँ पर भी b और b बनेंगे। क्या बना आपके पास में? ये। फिर तुम कहोगे कि जो x1 है वो तुम्हारे पास में ग्रेटर है, x2 जो है वो आपके पास में ग्रेटर है, तो मैं x3 अगर एक पॉइंट बनाऊं जो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 होगा, तो जब x1 और x2 दोनों पॉजिटिव है तो x3 भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो 100% फिजिबल सॉल्यूशन इज। अब तुम आ जाओ मेरे पहले वाले स्लाइड पर, क्या था वहां पर? सबसे पहले एलपीटी, 3 स्टेप होते हैं, कंस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हाइपरबोला बता सकते बच्चे कौन? कंस्टेंट और नॉन, इन दोनों को मिलाकर करता है फिजिबल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करे इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। अब तुम क्या करेगा? हाइपरप्लेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉन्वेक्स है। बच्चे दो स्टेप, ये दोनों फिजिबल सॉल्यूशन के कहते हैं कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है कंप्लीट एलिमेंट क्या बन गई? कॉन्वेक्स सेट। बात समझ नहीं है ना? पूरी की पूरी एलिमेंट कहां करके कंबाइन हो गई? कॉन्वेक्स सेट। चाहे उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो चाहे उसका फिजिकल सॉल्यूशन हो, जब भी फिजिकल सॉल्यूशन बोला जाए तुम्हारे दिमाग में कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव तुरंत आ जानी चाहिए। फिजिकल सॉल्यूशन मतलब जो कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को, अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा तो बेटा ये बात शुरू करोगे चालू नहीं हुआ है ना, तो बार बार ये सोचते ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि एक्स इक्वल्स टू बी लेना है या कुछ सीएस लिया था बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है बेस कहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहां से कनेक्ट कर, कोई डाउट है? ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है जनरल एलिमेंट। ये मैं आपको बता चुका। अब समझ आई पूरी एलिमेंट, ये जनरल एलिमेंट हो गई ax है। अब हम बात करते हैं कितनी कंस्टेंट की, हम सिंप्लेक्स मेथड की और आगे कॉन्वेक्स। अच्छा एक और है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, बोल दो भाई कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कैसा होता है? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कैसे होता है? लैम्डा में x1 लैम्डा 2 x2 प्लस 2 लैम्डा n xn इक्वल्स टू कोई वेक्टर v। ये सेट ये ऐसा जैसा पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले एल लिनियर कॉम्बिनेशन। अब ये क्या हो गया?
कॉन्वेक्स फॉर्मेशन। अब फर्क क्या है? फर्क क्या है? सम ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू ये बन जाएगा कॉन्वेक्स फॉर्मेशन। सेम है सेम, कोई वेक्टर और स्केलर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक नया वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए, वहां पर लैम्डा बिलोंग्स टू आर था, यहाँ क्या है? सम ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर ये सम ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो वो कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बन जाता है। काम खत्म। ठीक है, अब हम मेन आते हैं इन तीन पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन वेरिएबल लेस ग्रेटर इक्वल। जैसे कोई ग्राफिकल सॉल्यूशन सॉल्व करते हो, ग्राफिकल में अगर इनइक्वालिटी होती है, सबसे पहले तुम क्या लिखते हो? कन्वर्ट ऑल द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। लास्ट में जब पूरा ग्राफ ड्रॉ कर देते हो, उसके बाद में इनइक्वालिटी को ओरिजिन पे चेक करते हो और देते हो विजिबल रीजन, वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब तुमको क्या करना है? सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में यही कहता है कि लेस और ग्रेटर को हटाओ और क्या लेके आओ? इक्वेशन। कैसे हटाए? समझ, मेरे पास में एक इक्वेलिटी मैंने ले रखी है, मैं ले रखी हूं ax equals less than b, क्लियर? कंसेंट क्या है? यस, मैंने जो बताया टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट से कम है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारे पास में रिक्वायरमेंट 1000 आइटम की है, तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है 998, क्या कहोगे? प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि कहां तक पहुंच जाए? रिक्वायरमेंट कितनी है? 1000। टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट से कम है, टोटल प्रोडक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू बी, रिक्वायरमेंट से कम है तो तुम क्या करोगे? रिक्वायरमेंट के बराबर लाओगे। मेरा कंसेप्ट क्या है? इनइक्वालिटी हटाओ, इक्वेशन बनाओ। तुम्हारा टारगेट क्या है? लेस देन हटना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इक्वल आने का मतलब क्या है? तुम्हारा प्रोडक्शन वाला 998, तुम्हें चाहिए 1000, तो तुम क्या करोगे? दो बढ़ाओ। क्यों? तुम्हारे पास बड़ा होगा, तुमने उठाया, ले यार इसको भी उसमें ऐड कर दे ताकि 1000 हो जाए, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ये करोगे। तो तुमने एक वेरिएबल उठाया और ऐड कर दिया, तुम्हारे पास रखा हुआ था, तुमने दे दिया, प्रोडक्शन में काम आ गया, आपको खरीदा तो पहले जा चुका था, क्या तुमने अभी उसकी कॉस्ट दी? नहीं, नहीं दी ना, फिर कॉस्ट पहले पे कर चुके थे, रॉ मटेरियल पड़ा है। अब अगर हमने कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया तो कैसे लगेगा? नहीं लगे, है ना? तुम्हारे पास में घर में 4 पेन आपको जुलाई के अंदर लाके दे दिए, एक पेन खत्म हो गया अगस्त में, तुमने उठाया और काम में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम्हारा काम पूरा करना है, पैसे लगेंगे उस समय? नहीं लगेंगे, तुम्हारा काम हो गया। बात समझे? दैट इज स्लैक वेरिएबल, जिसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट हमेशा क्या होती है? 0, क्योंकि उसका कॉस्ट को हम 2 महीने पहले काउंट कर चुके थे, ये लग गया। अब तो नहीं लग रहा है, अब तो हमारे पास तो बचा हुआ है, तो हमने हमारे प्रोडक्शन को रिक्वायरमेंट्स बराबर करने के लिए कुछ आइटम ऐड कर दी, जिसकी कॉस्ट हमको नहीं देनी पड़ी। मैं और एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर मैथ पढ़ा रहा हूँ बीएससी, है ना? अपने कॉलेज में बीएड भी चलता है, मैं यहाँ पर 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे की नौकरी करता हूँ, है ना? अब मेरे को प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप ऐसा करिए, एक क्लास का बीएड में ले, क्योंकि वहां फैकल्टी नहीं है। तो ठीक है, मैं तो यहाँ 6 साल के लिए हूँ, मेरी पेमेंट फिक्स है कि मेरे को मंथ के आखिर में इतना पेमेंट मिलेगा, ठीक है? अब अगर मेरे को मेरी यहां से उठा करके मेरे को अगर यहां से उठा करके और बोल दिया गया कि आप बीएड में ले लो, तो बीएड में लेने के लिए क्या मुझे अलग से पेमेंट मिलेगा? लेकिन कॉलेज का ऑब्जेक्टिव फंक्शन फुलफिल हो गया, क्या? क्लास खाली आएगी, एक फैकल्टी ने आया पढ़ा लिया, तो मेरा काम भी हो गया, मैं रिक्वायरमेंट बराबर आएगा, मेरे को पैसे भी नहीं मिलेंगे। क्यों? मेरी पेमेंट तो फिक्स है, देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। एएक्स तो स्लैक वेरिएबल हमेशा तब इंट्रोड्यूस होता है जब इनइक्वालिटी क्या हो? लेस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कॉस्ट कितनी होती है? 0। बात समझ में आई? अब सेम सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर। पढ़ो, कैसे पढ़ोगे इसको? टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, ज्यादा है। अब तुम ज्यादा कोई चीज तुम्हारे पास है, मान लो, अब इसको भी ऐसे समझ लेते हैं, मैथ्स के डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास में 5 फैकल्टी है, क्लासेस चल रही है 3, तो ये क्या रहता है? सरप्लस। ऐसा कोई गवर्नमेंट स्कूल वगैरह सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ो, अखबार में आता है कि फलाना स्कूल से 2 सरप्लस टीचरों को हटा करके डेपुटेशन के दूसरी जगह भेजा गया। तो क्या करते हैं? इंस्पेक्शन होता है स्कूल का, पता चलता है इस स्कूल के अंदर बच्चे हैं, कोई गांव के अंदर, मान लो टोटल स्कूल की स्ट्रेंथ है 100, टीचर है 5,
क्या पढ़ा है 5 स्कूल है, लेकिन पेमेंट गवर्नमेंट सबको बराबर बराबर दे रही है। और एक स्कूल उससे 20 किलोमीटर दूर ऐसी है जिसमें बच्चे हैं 500, टीचर है 3, तो वहां 2 टीचर की रिक्वायरमेंट है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्कूल में सरप्लस है, दूसरी स्कूल में स्लैक है, वहां कम पड़ रहा है, इधर ज्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ से 2 सरप्लस कर्मचारी को उठाएंगे और बोलेंगे भैया कल से डेप्यूटेशन पे तुम उस स्कूल में जाओ। सरकार को क्या उनको तनख्वाह अलग देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी, उनकी तनख्वाह फिक्स है, लेकिन काम हो गया। एक जगह से क्या हुआ माइनस, जो माइनस होता है वो सरप्लस कहलाता है। सरप्लस वेरिएबल की कॉस्ट हमेशा 0, क्योंकि सरकार को उसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो वो भी 0 होती है, लेकिन सरप्लस हमेशा क्या होगा माइनस, इसलिए सरप्लस वेरिएबल हमेशा क्या होगा माइनस होगा, स्लैक वेरिएबल हमेशा प्लस होगा। बात समझा? ये दोनों वेरिएबल होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात, जैसे मैंने यहाँ पर स्लैक और सरप्लस, ये मैंने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, ये मैंने सरप्लस लिया, दोनों को इंट्रोड्यूस करते ही इक्वेशन बन गई, हमारा काम पूरा हो गया। हम क्या करते हैं, स्लैक और सरप्लस इंट्रोड्यूस करके क्या करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, काम हो गया। बट अगर मैं इसकी यूनिट मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 1 0 3 4 0 -1, तो ये क्या यूनिट मैट्रिक्स बन रही है क्या? क्यों? और अब बेसिस इक्वेशन याद करो, बेसिक सॉल्यूशन, जो एलआई हो स्पान हो, स्पान तो है बट नॉट एलआई, क्योंकि ये 0 1 बन रहा है, यहाँ क्या बनना चाहिए था 1 बनना चाहिए, 0 -1 बन गया, तो यहाँ पर मेरे पास ये नहीं है। अब मेरी क्या होगी मजबूरी, अब मजबूरी के अंदर एक वेरिएबल और यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, ये केवल इसलिए जोड़ा जाता है ताकि बेसिस में यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। जब बेसिस में यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए आप इसमें इंट्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा +x5 करके, और यहाँ बनेगा 0x5, अब ये बनेगा 3 और 5, ये आगे बढ़ जाएगा। अब तुम देखो ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर ये 0 का इंट्रोड्यूस हो गया, अब 2 वेक्टर हो गए, एक वेक्टर x3 हो गया और एक वेक्टर x5 हो गया, ये दोनों जाएंगे बेसिस। जब बेसिस में बन जाता है तो यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं, गए दोनों। अब लेकिन हमने आर्टिफिशियल, नाम भी पता चल रहा आर्टिफिशियल, दिखाने के लिए, हमें जरूरत नहीं थी लेकिन दिखाने के लिए हम इसको लेकर के आए। जब जरूरत नहीं होती और दिखाने के लिए लाते हैं तो उसकी पेमेंट बहुत देना पड़ता है। जैसे मान कई कॉलेज होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो क्या करते हैं कि मान लो आज उनके कॉलेज का इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन में उन्होंने दिखा रखी 5 फैकल्टी, उनके पास एक्चुअल में डिपार्टमेंट में है 1 फैकल्टी, इंस्पेक्शन पे आ गया। अब वो क्या करेंगे, एक दिन के लिए किसी दूसरे कॉलेज से 4 फैकल्टी बुलाएंगे, बोला आज के लिए तुम हमारी फैकल्टी हो। कई इंस्टीट्यूट करते हैं प्राइवेट, है ना। अगर वो मान लो ऐसा करते हैं तो उसको एक दिन का पेमेंट करेंगे, कितने हो सकता है 20,000 10,000 15,000 कर सकते हैं, है ना। उस समय उनको क्या हुआ, बॉस बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, क्यों, वो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर करना चाहता है ना। तो ऐसा हम इस तरह के कंडीशन में यूज करते हैं, है ना। और मैं एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा जनरली देता हूं, जैसे तुम लोग डांस वांस का प्रोग्राम करते हो, रेंट पर कॉस्ट्यूम लाते हो, एक ग्रुप डांस किया, डांस तो वैसे भी हो सकता है अलग अलग घर से पहन के आ जाते कुछ भी, लेकिन उसमें वो जीव नहीं आती, सब एक जैसे झुकते उठते बैठते दिखते नहीं, अब दिख रहे यहाँ एक जैसे। तो आप लोग सारी चीजें कहां से परचेज तो करने से आप रेंट पे लेके आते हो, जब आप रेंट पे लेने जाते हो अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए बराबर हो जाए, तो आप क्या करते हो आर्टिफिशियली दिखने के लिए जाकर के रेंट पर लेते हो, तो आप उससे रेंट कितना है, वो बोलता है 50 रुपए 100 रुपए जो भी है 200 रुपए इतना रेंट है, ठीक है लिया है। प्रोग्राम खत्म हो गया, गलती से ड्रेस चेंज करते टाइम या इधर उधर रखते टाइम कोई आपका लहंगा या चुन्नी कहीं फंस गई और फट गया, अब लेने जाओ, अब वो रेंट थोड़ी मांगेगा, अब वो आपसे कॉस्ट मांगेगा, कॉस्ट बता, अब बोलेगा 10,000 रेंट 100 रुपए, कॉस्ट 10,000, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो गया। इसलिए हम बोलते हैं इसकी कॉस्ट कितनी होती है -50 होता है, M3 होता है, वो सामने वाला होता है, समझे। इसी पर हम पढ़ते हैं बिग एम मेथड, क्या पढ़ते हैं, तो इसलिए सिंप्लेक्स मेथड में जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाता है तो हमारा पहला टारगेट क्या होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करो, हटाओ, तो उसको माला वाला पहनाते हैं और उसको इज्जत से भेज देते हैं। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में रुक जाता है इसका मतलब है नो फिजिबल सॉल्यूशन, वो फिर फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल का हो गया। उसके बाद में ये इसकी टेबल, ठीक है,
ये सीजे होता है, ये फॉर्मेट हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ये होता है बेसिक वेरिएबल, ये होता है बेसिक वेक्टर, ये होता है कॉस्ट, ये होता है बेसिस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से कौन कौन आएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। ये रिक्वायरमेंट होती है जेड माइनस सीजे। क्वेश्चन कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक कि जेड के माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाता है। आपसे पूछते हैं सिंप्लेक्स में आप क्या करते हो। सिंप्लेक्स में हम क्या करते हैं, क्या दिया हुआ होता है और क्या करते हैं। सिंप्लेक्स में हमारे को फिजिबिलिटी दी हुई होती है, हम ऑप्टिमिलिटी की तरफ जाते हैं। क्या करते हैं, हम लोग फिजिबिलिटी पर होते हैं और इटरेटिवली सॉल्व करते हुए कहा जाते हैं ऑप्टिमिलिटी की तरफ जाते हैं। क्योंकि आगे हायर क्लास में पढ़ते हो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो ऑप्टिमल होता है लेकिन इनफिजिबल होता है, वहां फिजिबिलिटी की तरफ जाते हैं। समझ में आ रहे हो, यहाँ हम ऑलरेडी क्या होते हैं फिजिबल होते हैं बट ऑप्टिमल नहीं होते हैं। इसलिए एक के बाद एक टेबल सॉल्व करके कहा जाते हैं जब तक ये पॉजिटिव नहीं हो जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और सबसे पहली बात सिंप्लेक्स मेथड, 5 मिनट और करूंगा। सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। पहली, मस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी मैक्सिमाइज। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है या नहीं है। इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इन मिनिमाइजेशन सो फर्स्टली कन्वर्ट इट इनटू मैक्सिमाइजेशन बाय मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइड। अगर आपने ऐसा नहीं किया और क्वेश्चन को मिनिमम पे सॉल्व कर दिया तो बिना चेक करे क्वेश्चन पे 0 नंबर मिलेगा, चाहे आप 10 टेबल बना लो। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी मैक्सिमाइज। सेकंड, कन्वर्ट ऑल द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। लेस को कन्वर्ट करने के लिए स्लैग, ग्रेटर को कन्वर्ट करने के लिए सरप्लस, और सरप्लस जब भी होता है तो आर्टिफिशियल जरूर होगा। और इक्वेशन ऑलरेडी है बट बेसिस में एलआई नहीं है तो आपको आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट। थर्ड कंडीशन, बी ऑलवेज पॉजिटिव, जो होता है ए एक्स इक्वल टू बी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। रिक्वायरमेंट कभी नेगेटिव नहीं होती है। रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव है तो आपको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप सिंप्लेक्स मेथड इस टेबल पर अप्लाई करिए और तब तक सॉल्व करते जाओ जब तक कि जेड माइनस सीजे पॉजिटिव नहीं आता है। अब यहाँ पर जेड क्या होता है, जेड जो होता है सीबी वाई जे। सीबी क्या होती है, कॉस्ट। आप क्या करते हो, यहाँ पर मान लो 0 और 1 लिखी हुई, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों का सम करोगे, दैट इज जेड। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर C1 इसको माइनस कर देगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जेड माइनस सीजे। ये आपके पास में टोटल सिंप्लेक्स मेथड का कांसेप्ट है। यहां तक आपने कंप्लीट एलपीपी क्या होती है तब से लेकर के सिंप्लेक्स मेथड पर कैसे पहुंचते हैं वहां तक तो बता दिया। उसके बाद में हमारे पास में सीधे क्वेश्चन से सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं वो अगले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक के कंसेप्ट सारे पढ़ लेना, सारी थ्योरी एक बार देख लेना, लेक्चर अच्छे से देख लेना और उसके बाद में तुम लोगों को जो भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ तक की कुछ भी थ्योरी लिस्ट नहीं करनी है, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, अच्छे से समझना है कहाँ पर क्यों आया, इनके सारी नॉमेनक्लेचर जितने लिखे हुए हैं ये पता होने चाहिए, कब क्या है। ऐसा नहीं कि वो चला गया वो आ गया, कॉस्ट है इसका नाम इसका रिक्वायरमेंट है, सब कुछ फिर सिंप्लेक्स मेथड हम टैग करा सकते हैं। थैंक यू।